नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब सरकार ला रही है पकोका यानी पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसका मकसद संगठित अपराध को खत्म करना है। इस एक्ट के लागू होने के बाद गैंगस्टर्स के लिए जमानत लेना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में बढ़ रही गैंगस्टर की घटनाओं पर काबू पाने के लिए पंजाब में पकोका कानून बनाने की तैयारी है। गृह विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर दिया है। पंजाब में पिछले कुछ समय से बड़ी गैंगस्टर की जुड़ी घटनाओं पर काबू पाने के लिए पंजाब सरकार ने पुलिस के साथ साथ कानूनी तैयारी भी शुरू कर दी है। पंजाब सरकार जल्द ही पकोका एक्ट बनाने जा रही है। इसको लेकर राज्य के गृह विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। पंजाब में अगर ये कानून बन जाता है तो गैंगस्टरों को 2 साल तक नजरबंद रखने का अधिकार मिल जाएगा, ताकि वह अदालतों से जमानत लेकर भाग ना सके। शिरोमणि अकाली दल की ओर से इसे सराहा जा रहा है। कानून बनाने जा रहे हैं भी 2 साल जे किसी व्यक्ति का ये पिछोकड़ आ गया भी लगातार वो कोई गैर कानूनी गैर जिहड़ियां इंसानियत कार्रवाइयां दे विच लग्या होया ਉਹਦੇ लिंक जुड़ गए तो उन्होंने मतलब उस कैटागरी 'ਚ रखा जाऊगा तो बिना जमानत तो 2 साल ही अंदर रह सकेगा। इस तरह का कानून बनाने जा रही है पंजाब सरकार जल्दी। पंजाब सरकार और शिरोमणि अकाली दल की ओर से भले ही इसे अच्छा कदम बताया जा रहा हो, पर विपक्ष ने इसको लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। क्रिमिनल्स जो हैं वो तो बादल सरकार की छत्र छाया में रहते हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप उनके खिलाफ दिखला रहे हैं, आपको क्रिमिनल बता देंगे। सरकार भले ही पकोका कानून के बाद पंजाब में गैंगस्टर पर नकेल कसने की बात कह रही हो, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सियासत जोरों पर है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। इस बीच जालंधर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक और मामला सामने आया है। जालंधर में दिन दहाड़े कार पर हुई फायरिंग में चालक की मौत पर पंजाब के कांग्रेस प्रभारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गाड़ी के शीशों पर गोलियों के निशान और खून से लथपथ हुई ये लाश। वारदात जालंधर के कंपनी बार इलाके की है, जहां दिन दिहाड़े फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने कार सवार शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया और बड़ी आसानी के साथ फरार हो गए। बाइक सवार हमलावरों ने फॉर्च्यूनर सवार नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, पर रास्ते में ही जख्मी नौजवान ने दम तोड़ दिया। मृतक नौजवान की पहचान पाल मर्चेंट के मालिक अनिल कुमार बिल्ला के तौर पर हुई है और पुलिस कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उस व्यक्ति ने गोली चला के जिस कारण जख्मी होकर उन्हें बाद से डेथ हो गई और बाकी सारे एंगल्स पुलिस देख रही है। दिन दिहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी थे, और सवाल जब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो गई है और सरकार के लोगों पे आरोप है कि उनकी छत्र छाया में अपराध हो रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। कोई इस दुनिया च मुल्क नहीं जिथे कुछ ना कुछ क्राइम नहीं। गलत है कि क्राइम होंदा फड़े जाते, पर सर इतना लगता है जितना पुलिस तो डर ही नहीं रहा। भाजी थोनों ही लगता है कि थोनों नहीं डर लगता, और सारा लगता। शकील अहमद के आरोप को खारिज करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कायम है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया, जालंधर। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला है और पंजाब की कानून व्यवस्था, फर्जी वोट समेत कई मुद्दों पर मांग पत्र सौंपते हुए पंजाब सरकार की शिकायत की। पंजाब कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से अकाली दल की शिकायत करते हुए सिर्फ अकाली समर्थकों की वोट बनवाने का आरोप लगाया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब कांग्रेस कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित है।
इस चिंता से निजात पाने के लिए पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा, जहां चुनाव आयोग के कमिश्नर से अपनी चिंताएं साझा की। कांग्रेस का आरोप है कि पंजाब सरकार सिर्फ अकाली समर्थकों के वोट बनवा रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੋਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ 75% ਤਾਈਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सुखबीर बादल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में न तो कोई कांग्रेसी है और न ही कांग्रेसी वोट। कांग्रेसी तो वोट ही नहीं पंजाब से क्यों मिशन मिलूगा कि कांग्रेस में कल दसो तुसी मीडिया ना किते कांग्रेस बंदा दिखा किते हैं नहीं। पंजाब कांग्रेस के मुताबिक गुंडा तत्व विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने करोड़ों रुपए के इस्तेमाल किए जाने की आशंका भी जाहिर की है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਿਖਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, तो ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी काफी कुछ होना बाकी है। उससे पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग कर सियासी चाल चल दी है। पंजाब कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की कोशिश की जा सकती है, जिस पर आयोग को नजर रखनी होगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अकाली दल बीजेपी की सरकार किसी भी सूरत में वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पंजाब के लोग इस सरकार से दुखी हो चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल इस बार जो मर्जी कर ले, लेकिन पंजाब की जनता उनकी इस बार हैट्रिक नहीं बनने देगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की माने तो अकाली दल का जाना तय है। उन्होंने दावा किया है कि सूबे की जनता मौजूदा सरकार से दुखी हो चुकी है और अकाली दल सूबे की सत्ता में वापसी की गलतफहमी न पाले। कैप्टन के मुताबिक अकाली दल जो मर्जी कर ले, सूबे के लोग उन्हें हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। कैप्टन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर सूबे में फ्री फंड एयर चुनाव हुए तो कांग्रेस को शानदार जीत दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो गॉड विलिंग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਦੱਬ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਧਰਨਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਧਰਨਾਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ करप्शन। उधर पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि कैप्टन चाहे जो कर लें, कांग्रेस की हार को टाल नहीं सकेंगे। अब तो चीज देखो, चाहे राहुल को ले आए, चाहे प्रियंका को ले आए, चाहे किसी को ले आए, कांग्रेस पार्टी को बचाना तो अब किसी के हाथ में नहीं है। एक आईसीयू में जब कोई लग जाए ना, तो आईसीयू के बाद डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर जाते हैं, अप्रोच स्थिति हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाएगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। सूबे में सिर्फ अकाली दल के समर्थकों के वोट बनाए जाने के आरोपों को मुख्यमंत्री बादल ने बदनाम करने की साजिश करार दिया है। सूबे की वोटर लिस्ट में कांग्रेस समर्थकों को बाहर करने और सिर्फ अकाली समर्थकों के वोटर कार्ड बनाए जाने के कांग्रेस के आरोपों का मुख्यमंत्री बादल ने जवाब दिया। सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक विपक्ष सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है जो बेबुनियाद हैं। दूजे की क्यों बन सकती? इन्होंने तो खबर बनानी है जी थोड़े अखबार भावें सही हो, सही तो क्यों नहीं, गलत हमेशा जोड़ा गलेगा आखना उल्ट समझा करो, कोई पक्षपात नहीं। बिगड़ती कानून व्यवस्था के मसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं देश दुनिया के हर कोने में होती हैं और सूबे में पीस और डेवलपमेंट की खातिर सरकार गंभीर है। कोई दुनिया मुल्क नहीं जिथे कुछ ना कुछ क्राइम गलत है कि क्राइम होंगे फड़े जाते। पीस रखना है, डेवलपमेंट रखनी है, जो कोई माड़ा बंदा उन्हें सजा देनी है। हिसाब संत बाबा
बाबा ढडरियावाला मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और इस दौरान उनका बयान देना उचित नहीं है। सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार कीजिए। जब तक पुलिस सारे गल तफ्तीश नहीं करती मैं कुछ नहीं। जेड़ा अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज होती है ਉਹਦੇ 'ਚ कोई चीफ मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का हक नहीं कि ਉਹਦੇ 'ਚ इंटरव्यू फिर ये ਅਸੀਂ कह देंगे फिर तो पुलिस ने की करना। मुख्यमंत्री ने सूबे में खराब कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला कर रहे विपक्ष पर पलटवार करते हुए स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। कपूरथला से कैमरामैन हरविंदर के साथ संदीप अब्रोए, जी मीडिया। शुरू से ही पंजाब की दोनों प्रमुख पार्टियों के निशाने पर रही आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने करारा हमला बोला है। मजीठिया के वार पर आम आदमी पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बड़ा सियासी हमला बोला है। मजीठिया ने केजरीवाल को नटवर लाल करार दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी को गुमराह करने वाली पार्टी बताया है। मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें नटवर लाल करार दिया। हालांकि मजीठिया के वार पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। पंजाब ਲਈ सब तो इंपॉर्टेंट मुद्दा पंजाबियों ਲਈ पानी है। पानी के मुद्दे ते मिस्टर केजरीवाल का झूठ बोलना पंजाबियों के नाल, धोखा करना, समरसॉल्ट करनी, केजरीवाल घट ते नटवर लाल वाले काम वध कर रहे हैं। पहलों तो विक्रम सिंह मजीठिया नूं ये देखना चाहिए वा कि उन्हां बारे लोकी की कहिंदे, सारा पंजाब उन्हां बारे की कहंदा। सो वो किसी ते इल्जाम लाने की बजाय पहलों अपने अंदर छाती बन के उन्हां बारे लोकी की कह रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पंजाब प्रति कोई स्टैंड नहीं है। मेरा ख्याल है जिन्ना आम आदमी पार्टी का पंजाब प्रति स्टैंड है होर शायद किसी का नहीं है। विक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस और कैप्टन पर भी सियासी हमला बोला। मजीठिया ने कहा कि कैप्टन चाहे जिसे ले आए, लेकिन कांग्रेस को हार से नहीं बचा सकेंगे। आपको चीज देखो, चाहे राहुल को ले आए, चाहे प्रियंका को ले आए, चाहे किसी को ले आए, कांग्रेस पार्टी को बचाना तो अब किसी के हाथ में नहीं है। एक आईसीयू में जब कोई लग जाए ना तो आईसीयू के बाद डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर जाते हैं, अप्रोच स्थिति हो। छज्जता बोले छारणी क्यों बोले। विक्रम मजीठिया नूं राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलने तो पहला अपने मंजे थले सोटा फेरना चाहिए सी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने वाले विक्रम सिंह मजीठिया पर भी पलटवार हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मजीठिया पर बरसते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। कपूरथला से संदीप अब्राय के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। ढडरियावाला पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक बार फिर से पंजाब सरकार ने इस मांग को नकार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस बिना किसी पक्षपात के इस मामले की जांच कर रही है, इसीलिए जांच खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। संत ढडरियावाला पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग पर एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं। पंजाब पुलिस कर रही है अपनी निरपक्षता से जांच। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੋਸ਼ੀ जिन्होंने दोषियों फड़ भी लिया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि संत रणजीत सिंह ढडरियावाला पर हुए जानलेवा हमला के मामले में सीबीआई जांच की मांग से सरकार इस वक्त इत्तेफाक नहीं रखती है, जबकि संत ढडरियावाला इस मामले में सीबीआई जांच के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। लेकिन सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि पंजाब पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच कर रही है। गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी फेयर एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, साड़ी सरकार की जिम्मेवारी भी है कि हर केस फेयरली किया जाए। ਅਸੀਂ पूरी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आई श्योर एवरीबॉडी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड दोषी जिन्होंने दोषियों फड़ भी लिया। सीबीआई जो हमारी पंजाब पुलिस कॉम्पिटेंट है, इसका मतलब ये सीबीआई के बाद बोला कि एफबीआई अमेरिका की एजेंसी है, हमारी स्टेट है, हमारी पुलिस कॉम्पिटेंट है। वहीं 6 जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार दुखांत की 32वीं वर्षी के मद्देनजर श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड की गिरफ्तारी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने ज्यादा कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन प्रदेश के लोगों से इस दिन शांति बनाए रखने की अपील जरूर की।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 6 ਜੂਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ तो अमन शांति नहीं प्रगट करना चाहिए कि माहौल नहीं खराब करना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कैमरामैन हरविंदर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के मद्देनजर आज दल खालसा की ओर से अमृतसर में मार्च निकाला गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के मौके पर दल खालसा की ओर से अमृतसर में एक रोष मार्च निकाला गया, जो श्री अकाल तख्त साहिब पर जाकर संपन्न हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर दल खालसा की ओर से एक मार्च निकाला गया। अमृतसर के विभिन्न हिस्सों में से होता हुआ श्री अकाल तख्त साहिब पर ये संपन्न हुआ। इस दौरान दल खालसा के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े बैनर पकड़े हुए थे। इस मौके पर पहुंचे करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने कहा कि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार नवंबर 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस दौरान सिखों को इंसाफ नहीं मिला है। सिख इंसाफ चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार इस ओर ठोस कदम उठाए। नवंबर 1984 ना 6 जून 1984 ना उस तो बाद जो कतलेआम होया, सिखां नूं इंसाफ नहीं मिलिया और सिख अपनी आज़ादी लई, सिख रेफरेंडम लई 2020 लई जदोजहद कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से ठीक पहले सरबत खालसा की तरफ से थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मंड को नजरबंद करना भी चर्चा में है, जिस पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की बहाली के लिए गिरफ्तारी अगर जरूरी होगी तो की जाएगी। बाल साहब ध्यान सिंह मंड उन्होंने फिर हिरासत ले ली नहीं कि माहौल खराब जे तां पीस नहीं रखते जी, फिर तो तुसीं आदो साडे खिलाफ जे रखण वास्ते कुछ स्टेप लेने आ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी के मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी इस संबंध में सभी संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। राज्यसभा के लिए अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अंबिका सोनी कांग्रेस की तो बलविंदर सिंह अकाली दल के उम्मीदवार थे। कांग्रेस की नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी ने दावा किया है कि पंजाब में कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करेगी। पंजाब से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार अंबिका सोनी को निर्विरोध चुन लिया गया है। खुद को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर अंबिका सोनी ने कांग्रेस की हाईकमान और पंजाब कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। साथ ही अंबिका ने कहा कि हाईकमान से उन्होंने अपील की है कि उनसे उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के प्रभार वापस लिए जाएं, ताकि वो पंजाब विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सके। जिम्मेवारी बढ़ जाती है क्योंकि 6-7 महीने रह गए पंजाब के चुनावों में। सेक्रेटरी बतौर जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर के प्रभार भी हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरे से वापस ले लें ताकि मैं फुल टाइम अपने साथियों के साथ पंजाब की कैंपेन में शिरकत कर सकूं। अंबिका सोनी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस कैंपेन शुरू करने जा रही है। इसके तहत 45 दिन हर हलके में कांग्रेस के नेता जाएंगे। लोगों ने 45 दिन हर हलके में हमारे सीनियर लीडर्स जाएंगे, वहाँ वर्कर्स के साथ विचार विमर्श करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में प्रमुख मुद्दे पड़ने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लोगों की राय लेंगे। पंजाब से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से अंबिका सोनी और अकाली दल की तरफ से बलविंदर सिंह भूंदर निर्विरोध सांसद चुन लिए गए हैं। चंडीगढ़ से पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। हरियाणा में राज्यसभा की दोनों सीटों पर नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद भी 3 उम्मीदवार हैं। फैसला अब 11 जून को चुनाव से होगा। हरियाणा में राज्यसभा के लिए खाली हुई 2 सीटें का फैसला अब चुनाव द्वारा होगा। नाम वापसी के आखिरी दिन किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया, लिहाजा अब सबकी नजरें 11 तारीख पर टिकी हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी के आखिरी दिन किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, लिहाजा अब खाली हुई 2 राज्यसभा की सीटों के लिए उम्मीदवार 3 हैं और फैसला चुनाव से ही होगा। राज्यसभा के लिए चुनाव 11 जून को होगा। सीटों के लिए चुनाव होना है और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्रा और आर के आनंद जी।
3 कैंडिडेट हैं और 11 तारीख को इसमें चुनाव होगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी से चौधरी वीरेंद्र सिंह, इनेलो के समर्थन से आर.के. आनंद और निर्दलीय के तौर पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी जीत को लेकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि बीजेपी से उन्हें समर्थन मिल रहा है और बाकी सभी दलों से उनकी बातचीत चल रही है। इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलए हम लगभग सबके संपर्क में हैं। बीएसपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है। मैं जरूर कम से कम 33 वोट मिलेंगे, 31 से 33 मिलेंगे। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के नामांकन मंजूर किए गए हैं। इनमें से बीजेपी की तरफ से चौधरी वीरेंद्र सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा और साथ ही इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर.के. आनंद के नाम शामिल हैं। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया। हरियाणा में 5 जून से जाटों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच इस आंदोलन को वापस लिए जाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। हरियाणा में 5 जून से शुरू होने जा रहा जाट आंदोलन टालने के लिए सरकार और जाट नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है, लेकिन यह आंदोलन टलेगा या नहीं, इस पर संशय अभी बरकरार है। जाट आरक्षण के मुद्दे पर हरियाणा में 5 जून से जाटों का आंदोलन शुरू होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन आंदोलन को वापस लिए जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने भी उम्मीद जताई है कि प्रदेश के जाट नेता सरकार पर भरोसा जताएंगे। क्योंकि लड़ाई कानूनी है, सरकार के हाथ में नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। सरकार ने जल्दी अपील के लिए डाली है, 6 तारीख लगी भी हेयरिंग में, तो ये अच्छी बात है कि सभी जो खाप चौधरी ने बात समझी सरकार की और आंदोलन को वापस लिया। हरियाणा में शांति बन रही है, इससे बड़ी बात को कुछ नहीं हो सकती। इधर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी भरोसा जताया है कि बेशक ये कानूनी लड़ाई लंबी है, लेकिन फैसला न्याय संगत ही होगा। ये मामला न्यायालय में जरूर स्टे हुआ है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि न्यायालय विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किए गए जो कानून है उसकी भावना को ध्यान में रख करके निर्णय करेगा। सरकार नहीं चाहती कि जाट आंदोलन पर फिर से हरियाणा को वही दिन देखने पड़े, लिहाजा सरकार बातचीत के फिलहाल सभी विकल्प खुला रखना चाहती है, लेकिन इस बातचीत के क्या नतीजे निकलेंगे यह अभी देखना होगा। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पिछली हिंसा से सबक लेते हुए जाट नेताओं ने अपने प्रदर्शन की रणनीति में फेरबदल किया है। जाट समुदाय की ओर से 15 जिलों के शहरों में ही धरना देने की बात कही गई है, जबकि बाकी जिलों के गांव में ही धरना दिया जाएगा। 5 जून को प्रस्तावित जाट समुदाय का धरना हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि जाट समुदाय ने सिर्फ ग्रामीण एरिया तक धरना देने की बात कही है। जाट संगठन 5 तारीख का धरना प्रदर्शन टालने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने पर अड़े जाटों ने अपनी रणनीति में थोड़ा फेरबदल किया है। हिसार में मीडिया से रूबरू हुए जाट नेताओं ने बताया कि पिछली बार शहरों में ज्यादा हिंसा हुई थी, इसलिए इस बार 15 जिलों के शहरों में महज एक जगह पर ही धरना किया जाएगा। इसके अलावा धरना गाँव में दिए जाएंगे। हमने कहा जी धरने तो हम लगाएंगे, सिर्फ शहर एरिया में नहीं लगाएंगे, क्योंकि शहर में मतलब उधर वो पीछे कुछ ज़्यादा हो गए थे। गांव में तो भाईचारा फिर भी कायम रहा, शहर में तोड़फोड़ ज़्यादा हुई। इसलिए हमने 5 जिले थे जो उनमें शहरों में जो हमारा धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित कर दिया और 15 जिलों में हर डिस्ट्रिक्ट में एक धरना प्रदर्शन एक जगह लगाया जाएगा। जाट नेताओं ने कहा कि धरना तब तक चलेगा जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। जाट नेताओं का कहना है कि सरकार ने उन्हें 15 दिनों में विशेष कदम उठाने का आश्वासन दिया है। सरकार ने ये हमें कहा था ना कि भाई आप ये मतलब सकारात्मक हमारी सोच है कि भाई हम 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे, आपके मतलब जो बच्चे हैं उनको केसों के बारे में और जो ये शहीद हुए हैं इनके बारे में, तो ये सारी बातें हुई थी। मैंने कहा अभी तक कुछ हमें मिला नहीं। उधर प्रशासन भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। हिसार के डीसी ने दोहराया कि किसी भी सूरत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कि किसी प्रकार का कानून व्यवस्था टूटने का किसी को भी अधिकार दिया नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार का रास्ता या ट्रैक जाम है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण धरना है उसकी प्रक्रिया का प्रावधान रहता है। जाट समुदाय धरने को लेकर भरोसा दे रहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। हालांकि प्रशासन जाट आंदोलन पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। एक तरफ जाट समुदाय के आंदोलन ने प्रदेश सरकार की नींद उड़ाई हुई है, तो वहीं कुम्हार महासभा और भिवानी के निर्मल प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हर 10 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए सर्वे नहीं करवाया गया। हर 10 साल बाद आरक्षण की समीक्षा के लिए सर्वे नहीं करवाए जाने के खिलाफ कुम्हार महासभा और निर्मल प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कुम्हार महासभा और भिवानी निवासी निर्मल प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें एनसीबीसी एक्ट 1993 की धारा 11 का हवाला देते हुए आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि धारा 11 के तहत हर 10 साल में आरक्षण के लिए जरूरी सर्वे होगा, लेकिन ऐसा कानून होने के बावजूद कोई सर्वे 1993 के बाद नहीं करवाया गया। कानून के तहत ना 2003 में और ना ही 2013 में सर्वे हुआ। 1993 के बाद अब तक 2 बार सर्वे मैंडेटरी जो प्रोविजन है हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों ने नहीं करवाया। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि हर 10 साल में होने वाले सर्वे के आधार पर ही आरक्षण की नई सूची तैयार की जानी थी। कानून के मुताबिक इस सूची में नई जातियों को जोड़ने या पहले से मौजूद जातियों को सूची से बाहर निकालने का भी प्रावधान है। जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसकी कंप्लायंस की जाए और सर्वे करवाया जाए, ताकि जिन जातियों के वास्तव में ओबीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए उनको मिले। एनसीबीसी एक्ट 1993 की धारा 11 के तहत संविधान में सर्वेक्षण करवाए जाने का प्रावधान है। बावजूद इसके किसी भी सरकार ने सर्वे करवाने की जहमत नहीं उठाई। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। हरियाणा में प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी है। रिपोर्ट पर विपक्षी नहीं बल्कि खुद सरकार के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कहा कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट गीता नहीं कि जो प्रकाश सिंह ने लिख दिया वो सब ठीक है। जाट आंदोलन हिंसा पर रिपोर्ट तैयार करने वाले प्रकाश सिंह ने सरकार से कहा है कि हर शब्द पर न सही, अधिकांश पर तो कार्रवाई कर ही सकते हैं। हरियाणा में प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी है। विपक्ष इस रिपोर्ट के बहाने प्रदेश सरकार को निशाना बना रहा था, लेकिन अब सरकार के मंत्री और खुद प्रकाश सिंह आमने सामने नजर आ रहे हैं। सरकार के मंत्री प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज तो यहाँ तक कह गए कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट कोई गीता नहीं है जिसमें लिखा हर शब्द सही हो। उनके इसी बयान पर प्रकाश सिंह ने कहा कि मंत्री जी सही कह रहे हैं और सरकार हर शब्द पर न सही, अधिकांश पर तो कार्रवाई कर ही सकती है। तो मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये गीता नहीं है। गीता तो भगवान का उवाच था। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ और वो भी एक साधारण इंसान हूँ। हर शब्द पे आप कार्रवाई मत करिए, पर अगर अधिकांश शब्दों पे आपने कर दिया तो भी बहुत है, पर अगर आपने सारे शब्दों को कचरे में डाल दिया तो फिर आप हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उधर अनिल विज का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट की जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात जरूर कही। क्योंकि वो एक रिपोर्ट है, वो गीता या रामायण नहीं है कि उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द ठीक है और उसको काटा नहीं जा सकता। प्रकाश सिंह पर दिए बयानों पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अभी भी कायम है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट तकनीकी तौर पर भी सही नहीं है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, जी मीडिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रकाश कमेटी पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। विज ने रिपोर्ट में कुछ सियासी नेताओं के नामों का जिक्र करने की भी निंदा की है। सियासत से जुड़े चंद नामों का जिक्र करते हुए विज ने प्रकाश सिंह पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं प्रकाश सिंह ने दायरे से बाहर जाकर जांच की है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल या निशान लगाए जाने की एक और वजह बताई है। उनका दावा है कि प्रकाश सिंह ने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर जाकर रिपोर्ट तैयार की।
विज ने रिपोर्ट में कुछ सियासी नेताओं के नाम का जिक्र किए जाने की निंदा की और पिक एंड चूज के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का आरोप मढ़ा। लेकिन फिर भी मैं रिपोर्ट में देखता हूँ कि कुछ चुनिंदा नेताओं के भाषणों को उसमें कोट किया गया, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी और अगर करना था तो फिर पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए था। अनिल विज ने बताया कि रिपोर्ट में 90 अधिकारियों पर टिप्पणी की गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी दोषी हों। बावजूद इसके सरकार रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रही है। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर हमको ठीक लग रहा है। अब उन्होंने 90 अधिकारियों को दोषी माना है, जरूरी नहीं है कि 90 के 90 ही दोषी हैं। विज के मुताबिक प्रकाश कमेटी ने जिन 90 अधिकारियों का जिक्र किया है, जरूरी नहीं कि सभी दोषी हों। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया। जेबीटी टीचर्स घोटाला मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि इससे प्रभावित अध्यापकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चौटाला के समय हुई 3206 जेबीटी नियुक्ति मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सरकार के राज में भर्ती हुए 3206 जेबीटी टीचर्स के मसले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इनकी भर्ती रद्द कर दी थी और फिर से मेरिट सूची और चयन प्रक्रिया शुरू करने को कहा था, जिसके खिलाफ प्रभावित जेबीटी शिक्षक फिर से हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो उस फैसले के खिलाफ काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अपील करी थी और सरकार भी अपील में आए थे, क्योंकि उनका भी कुछ और मुद्दा था कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे फ्रेश होगा ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर लिस्ट। तो काफ़ी देर तक सुनवाई करने के बाद आज बेंच ने अपील का फैसला सुरक्षित रखा है। शिक्षकों ने कोर्ट से कहा कि वो ओवर एज हो चुके हैं और अब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जिससे उनके सामने सामाजिक समस्या खड़ी हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहना था कि उनके खिलाफ किसी तरीके का लांछन नहीं है, उनके खिलाफ किसी तरह की एलिगेशन नहीं है। तो 16 साल उन्होंने अपनी सर्विस दी है और अब वो काफ़ी ओवर एज हो चुके हैं। तो इस टाइम एट दिस स्टेज कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए और उनको नौकरी पे कंटिन्यू रखना चाहिए। हाईकोर्ट का सिंगल बेंच इन नियुक्तियों को पहले खारिज कर चुका है, लेकिन इसी फैसले के खिलाफ इनकी तरफ से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया गया था। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बहादुरगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सैनिकों के लिए 500 फ्लैट्स बनाने की घोषणा की है। जेसीए रैंक के अधिकारियों को इन फ्लैट्स की सुविधा दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का भूमि पूजन किया। सूबे के पूर्व सैनिकों के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहादुरगढ़ में कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ में जय जवान आवास योजना के तहत बनाई जा रही कॉलोनी के लिए भूमि पूजन किया। इस योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए 500 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग भी मौजूद रहे। आर्मी चीफ ने कम कीमत पर पूर्व सैनिकों के लिए घर बनाए जाने के सरकार के प्रयास को सराहा है। राजीव जून की स्मृति में राजीव जय जवान आवास योजना के अंतर्गत एक कॉलोनी का यहाँ बनाने का शिलान्यास हुआ है। 5 एकड़ जमीन के ऊपर ये कॉलोनी बनेगी, जिसमें लगभग 500 मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पूर्व सैनिकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। पूर्व सैनिकों को आवासों की कमी न आए, तो इसके लिए हर प्रकार के सहयोग और योजना बना रहे हैं। हरियाणा में 2,62,000 पूर्व सैनिक हैं। इस नाते से जगह जगह पर जो हुड्डा के सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, उसमें भी हमने 8% का रिजर्वेशन उनको दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि झज्जर के मामनहेल में प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल बनेगा। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहीं आर्मी चीफ ने बताया कि डीयू के तर्ज पर सोनीपत में यूनिवर्सिटी बनाए जाने की योजना है। 2 सैनिक स्कूल कुंजपुरा और रेवाड़ी में पहले से चल रहे हैं। तीसरे स्कूल की योजना भी बनकर तैयार हो गई है। सैद्धांतिक रूप से मातड़हेल में वो स्कूल बनाया जाएगा। करनाल में भी पूर्व सैनिकों के लिए बनाई जाने वाली कॉलोनी के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है। झज्जर से संजीत खन्ना, जी मीडिया। 2 साल मोदी सरकार कार्यक्रम के तहत करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने केंद्र सरकार के 2 सालों का लेखा जोखा पेश किया तो हरियाणा के लिए कई परियोजनाओं का ऐलान किया। केंद्र की मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर करनाल में विकास उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री
अनंत कुमार ने शिरकत की और हरियाणा के लिए नई योजनाओं पर जिक्र किया। केंद्र की मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर करनाल में विकास उत्सव मनाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने एक तरफ मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो दूसरी तरफ हरियाणा के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया। हरियाणा में हम एक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का जोन बना देंगे और खास करके करनाल में सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिसको सिपेट कहते हैं, उसका एक सैटेलाइट सेंटर बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वो हरियाणा में प्लास्टिक जोन बनाना चाहते हैं, जिसके तहत प्रदेश में 40 से 50 प्लास्टिक उद्योगों का निर्माण होगा। इसके अलावा करनाल में 15 एकड़ जमीन पर प्लास्टिक सैटेलाइट सेंटर खोलने की भी योजना है, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे हरियाणा में एक प्लास्टिक पार्क 1000 करोड़ रुपए के लागत में हम बनाएंगे। वो पीपीपी मॉडल में बनाएगा। 15,000 यहाँ के नौजवान को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने हरियाणा में प्लास्टिक एग्री पार्क, प्लास्टिक सैटेलाइट सेंटर, थर्मल में पेंटोनाइट सल्फर प्लांट लगाने की घोषणा की। करनाल से कंवरजीत सिंह के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। फतेहाबाद के टोहाना में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला रामलाल अब हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात होगा। दरअसल सरकारी लापरवाही का शिकार हो चुके पर्वतारोही रामलाल शर्मा को कोर्ट में अपने हकों की कानूनी लड़ाई लड़ने में बड़ी सफलता मिली है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले पर्वतारोही रामलाल को हाई कोर्ट ने दिए डीएसपी नियुक्त करने के आदेश। सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले रामलाल अब हरियाणा पुलिस के डीएसपी की कुर्सी पर नजर आएंगे। हालांकि उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रामलाल ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर सबसे कम उम्र में पर्वतारोही का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बावजूद इसके तत्कालीन सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी, जबकि पर्वतारोही ममता सौदा को डीएसपी पद और 2 अन्य को इंस्पेक्टर पद पर नौकरी दी थी। इसके बाद रामलाल ने अपने हक के लिए हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। पिछली सरकार ने मेरे साथ भेदभाव करते हुए मेरी जो अचीवमेंट थी, इतनी एक इंटरनेशनल अचीवमेंट थी, उसकी अनदेखी की है और बाकी जो लोग हैं उनका मान सम्मान किया और एक डीएसपी पद पर विराजमान है वो। तो उसके बाद जब मैं हर जगह घूमा फिरा तो मेरी अनदेखी की सरकार ने। तो उसको देखते हुए मैंने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की ताकि मेरे को न्याय मिल सके। तो उस न्यायालय उन्होंने मेरी पूरी की पूरी देखी कि क्या है क्या नहीं है, तो पूरी अचीवमेंट देखते हुए मेरे को डीएसपी पद के लिए सरकार को आदेश दिए। रामपाल ने सूबे के खेल मंत्री से अपील की है कि उन्हें डीएसपी के पद पर जल्द नियुक्ति दी जाए। और जो कोर्ट ने आदेश दिए सरकार को, उस आदेश से उनकी पालना करेगी और सरकार भी मेरे साथ अन्याय करेगी। जो पिछली सरकार ने भेदभाव किया था, अन्याय किया था, वो अन्याय नहीं करेगी। ममता सौदा की तरह रामलाल ने माउंट एवरेस्ट को किया था फतेह। पूर्व सरकार ने नहीं दी थी उसे नौकरी। धर्मेंद्र गोस्वामी, जी मीडिया, फतेहाबाद। संगरूर पुलिस ने ठगों के एक गिरोह को काबू किया है, जो कि अपनी महिला मेंबर्स की मदद से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। संगरूर पुलिस ने एक ऐसी महिला गैंग का पर्दाफाश किया है जो अमीरों और रसूखदार लोगों के साथ हमबिस्तर होने के बाद उनका वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी। पर्दे के पीछे छिपे ये चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और बेपर्दा हो चुके हैं। इनकी ठगी की खेल संगरूर पुलिस के हत्थे चढ़े इस गिरोह के निशाने पर होते थे रईसजादे। इस गिरोह के रूबी नामी मेंबर पहले अपने शिकार को प्यार के झांसे में फंसाती और फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। आखिर इनके इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ और ये पहुंच चुके हैं अपने अंजाम पर। दिल में एक असी बंदे फड़े ने, वो 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧੂਰੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ। गैंग में अहम भूमिका निभाने वाली रूबी रानी अपने किए पर पछतावा कर रही है। तो उसने ये भी बताया कि उसके साथ 4 लोग शामिल है और अभी तक 4 लोगों को वे अपना शिकार बना चुकी है। पछतावा है आपकी? हां जी। नाल कितने बंदे सी ਤੁਹਾਡੇ?
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾर्डिंग ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ। महिला गैंग के सदस्यों का एक बैंक मैनेजर भी शिकार हो चुका है। पकड़े गए गैंग सदस्यों से पुलिस ने 1 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस के कनन रिटायर हो गए हैं। जस्टिस कनन ने जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एनजेएसी को बेहतर बताया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आज ही रिटायर हुए जस्टिस के कनन ने जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किए जा चुके एनजेएसी को मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर बताया है। और साथ ही के कनन का मानना है कि भारत में से डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा खत्म कर देनी चाहिए। शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस के कनन रिटायर हो गए। अपने रिटायरमेंट के मौके पर के कनन ने जजों की नियुक्तियों में पारदर्शिता लाए जाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम से बेहतर एनजेएसी को बताया। वही एनजेएसी जिसे सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है। जस्टिस के कनन का मत है कि जजों की नियुक्ति में अगर एग्जीक्यूटिव का मत भी हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। My personal view, sans any legalese, is I will not mistrust persons from the executive to suggest that a particular person is not fit to be a judge. The NJAC concept itself does not give primacy of appointment to those two persons. जस्टिस के कनन के मुताबिक देश से मौत की सजा खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असंतुष्टित व्यक्तियों की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्तर ट्रायल कोर्ट जैसा बन गया है। हर फैसले के खिलाफ अपील डालने के मुद्दे पर जस्टिस के कनन ने असंतुष्टता जताई है और कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्तर एक ट्रायल कोर्ट जैसा हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में से पेंडेंसी कभी भी खत्म नहीं होगी। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। शिमला आईजीएमसी ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह मनाया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की है। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिमला के आईजीएमसी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। महामहिम ने यहां छात्रों को डिग्रियां दी और उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इन दिनों हिमाचल प्रवास पर हैं। महामहिम इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत भी कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने शिमला में आईजीएमसी के दीक्षांत समारोह में शिरकत किया। यहां उन्होंने छात्रों को डिग्री और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया और उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें शुभकामना दी। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई शिक्षाविद भी मौजूद रहे। यहाँ राज्यपाल ने चिकित्सा के क्षेत्र में योग पर जोर दिया तो मुख्यमंत्री ने युवा डॉक्टरों को मरीजों की ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करने की सलाह दी। आईजीएमसी के इस गोल्डन जुबली समारोह में राष्ट्रपति ने 97 एमबीबीएस, 87 स्नातकोत्तर, 6 स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 6 सुपर स्पेशलिटी छात्रों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया। आईजीएमसी के गोल्डन जुबली कॉन्वोकेशन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। जहां राज्यपाल ने इस मौके पर योग चिकित्सा पे जोर दिया तो वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को मरीजों की सच्चे मन से सेवा करने की सलाह दी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। शिमला में पानी पर लगातार सियासत जारी है। पानी की किल्लत को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने सरकार और नगर निगम पर हमला बोला है। क्या हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार पानी के आधार पर बनेगी? पानी की हो रही किल्लत पर चल रही सियासत को देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। पहाड़ों की रानी पानी के लिए तरस रही है, लेकिन वादियों के सियासतदान पानी में अपना सियासी नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं। करीब 5 महीने गुजर गए जब से शिमला के लोगों को पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हिमाचल बीजेपी को इसमें अपना एजेंडा साफ नजर आ रहा है। बीजेपी कहती है कि 2017 के चुनाव में ये मुद्दा सरकार के खिलाफ उनका प्रमुख हथियार बनेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो है वो शिमला में पानी के कारण जो है वो पीलिया का रोग फैल गया पहले, और जिस पर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार और शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से जो है काम करती रही। लोग मर गए, हजारों लोग जो हैं वो बीमार हो गए।
दरअसल पिछले साल दिसंबर में शिमला की प्यास बुझाने वाले अश्विनी खड्ड के पानी की सप्लाई को पीलिया फैलने की वजह से बंद किया गया था, जिससे अब तक सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। जिसके बाद गिरी खड्ड से पानी की अपलिफ्टिंग कर शिमला में सप्लाई की जा रही है। लेकिन शिमला की प्यास बुझाने वाले नगर निगम के पास पानी की कमी को दूर करने का कोई ठोस जवाब नहीं है। आप जानते हो कि एडिशनल बहुत सारे लोग आए हैं। ये ऐसा है, जब आप उदाहरण लिए हमारे राष्ट्रपति आए हैं तो उन्हीं के साथ 1000 लोग तो जुड़े हुए हैं, तो आपको एडिशनल पानी चाहिए। होटल्स पूरे फ्लडेड हैं, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि पानी की थोड़ी स्कैर्सिटी तो डेफिनेटली है ही है। पानी की किल्लत पर सियासत तो जारी है, लेकिन शायद किसी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि पानी की किल्लत से लोग पानी पानी हो रहे हैं। मोहित प्रेम शर्मा के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। बाहरी बोलीदाताओं को खनन के अधिकार दिए जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और एनसी ने जमकर हंगामा किया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सदन के वेल में आकर SRO 105 को वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी विपक्ष ने हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने बाहरी बोलीदाताओं को राज्य में खनन के अधिकार देने के आदेश का विरोध किया। विरोध जताने के लिए विपक्षी विधायक अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता की सीट तक पहुंच गए। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस नियम के तहत बाहरी बोलीदाताओं को राज्य में 3 महीने और खनन करने की छूट दी गई है। अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांति बनाए रखने का बार बार अनुरोध किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। सेशन की शुरुआत से लेकर अब तक विपक्ष सरकार को किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेरता रहा है। ऐसे में सदन में आने वाले दिन भी हंगामे भरे देखने को मिल सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। अपने पूरे शबाब पर पहुंचने लगी है। हिसार और गुड़गांव में पारा 45 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली में भी लगभग यही हाल है। गर्मी का वही दौर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लौट आया है, जो करीब 10 से 15 दिन पहले देखने को मिला था। हिसार फिर से तपने लगा है। यहाँ पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि साइबर सिटी गुड़गांव में भी यही हाल है। यहाँ भी बीते दिनों की सुस्ती छोड़कर तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को छू गया है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी लोग तपन महसूस करने लगे हैं। यहाँ भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पंजाब के शहरों में भी कमोबेश यही हाल है। बठिंडा में 44 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 42 और जलंधर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुरुनगरी अमृतसर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पहाड़ों पर भी गर्मी की मार बढ़ रही है। शिमला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि मनाली में पहली बार 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पारा 29 डिग्री तक पहुँच गया है, जबकि जम्मू में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ती गर्मी के चलते शिमला और श्रीनगर जैसे पहाड़ी स्थलों पर भी पारा उछाल मारता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।